हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम प्रकाश इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण क्या है इसका? हीरे का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। तो यहाँ पर कथन सही है और जो कारण है वो गलत है। ठीक है। हीरा कांच से अधिक चमकीला होता है। क्यों? क्योंकि हीरे में क्या होता है? हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए हीरा कांच से अधिक चमकीला होता है। अब हम एक बार इसका रीजन देख लेते हैं। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। हीरे की संरचना कैसी होती है? त्रिविमीय बहुफलकी प्रकार की होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर समचतुष्फलक बनाते हैं, जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक से अधिक बार होता है। यानी कि हीरे के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, जिससे कि वो क्या होता है? कांच से अधिक चमकता है। कारण था हमारा कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कांच से कम होता है। ठीक है। हमसे कारण बोला था कि कांच का कम होता है, जो कि गलत है। हीरे का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। अगला है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है ये भी किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ठीक है। जो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर। तो प्रकाश तंतु, मरीचिका, हीरा, इन सब में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम करता है। तो प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये उच्च गुणवत्ता वाले कांच के रेसे होते हैं। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम कौन सा होता है? जैसे कि कांच, ठीक है। और विरल माध्यम कौन सा है? हवा। तो जब प्रकाश किरणें कांच से हवा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से मान से अधिक हो तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, जबकि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है। तो इस कथन का मतलब क्या है समझते। जैसे कि सघन माध्यम है कोई कांच, कांच से कोई किरण आ रही है और वो विरल माध्यम हवा में जा रही है, विरल माध्यम हवा में जा रही है। ठीक है। तो क्या होगा यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो? आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो, ये जरूर याद रखना है। कंडीशन भी पूछ ली जाती है कभी कभार एग्जाम में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी कंडीशन होती है? जब आपतन कोण का मान क्या हो? क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो जो प्रकाश की किरण है उसका अपवर्तन ना होके क्या हो जाता है? उसी माध्यम में, यानी कि सघन माध्यम में परावर्तन हो जाता है, जिसे बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में कैसे होता है? ऑप्टिकल फाइबर में जो परावर्तन होता है वो ऐसे होता जाता है। ठीक है। यानी कि उसी में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाता है, अपवर्तन नहीं होता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा था प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ये भी याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन क्या है? आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2% है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? ये हमसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर है इसका पीला नारंगी दिखाई देगा। जो यात्री बैठे हैं रॉकेट यान में उसको प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, तो वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? पीला नारंगी दिखाई देगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस लेमडा नोट अपॉन लेमडा सी। तो बी यहाँ पर क्या है? स्रोत का वेग है। लेमडा, हम तरंग दैर्ध्य को लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा यहाँ पर वास्तविक तरंग दैर्ध्य है और लेमडा नोट क्या है? आभासी तरंग दैर्ध्य है। ठीक है। अब स्रोत हमारा क्या है? पश्चिमगामी है। पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहा है एक रॉकेट, है ना। तो स्रोत पश्चिमगामी है, इसलिए धनात्मक चिन्ह लेंगे हम। ठीक है। और पृथ्वी का वेग कितना दे रखा है उन्होंने? पृथ्वी के वेग का 2% है रॉकेट की चाल। रॉकेट की चाल है पृथ्वी के वेग की 2%। ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम 2/10 सी इजकल टू लेमडा माइनस लेमडा नॉट अपॉन लेमडा सी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी
लेमड़ा नोट अपॉन लेमड़ा की, जो कि कितनी निकल के आ गई 8/10। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लेमड़ा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 1.25 लेमड़ा नोट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। नीले रंग की तरंग दैर्घ्य 450 mm से 475 nm तक होती है, इसलिए प्रेक्षित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 562.5 nm से 593.75 nm तक की है। यह कैसा होगा, पीला नारंगी होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन निकल के आई थी लेमड़ा इक्वल टू 1.25 लेमड़ा नॉट, इसकी सतह से हम क्या करेंगे, लेमड़ा निकाल लेंगे और लेमड़ा की जो रेंज है वो किस में मैच करेगी, वो पीला नारंगी में मैच करेगी। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं याद रखना है, इतना डीप क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम हुआ तो आपको याद रखना है कि प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है रॉकेट यान के यात्रियों को, तो वो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को पीला नारंगी दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आ सकता है एग्जाम में, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। करेक्ट आंसर है अवतल लेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो जल के अपवर्तनांक से कम होता है। वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से कम होता है, इसलिए हवा का बुलबुला पानी में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होता है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट 2 थीटा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन होता है वो 2 थीटा हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण थीटा कोण पर आपतित होकर थीटा पर परावर्तित होती है, जैसे कि ये समतल है। ठीक है, समतल दर्पण है ये, इस पर कोई भी किरण थीटा कोण से आपतित हो रही है तो वो थीटा कोण से ही क्या होगी, परावर्तित होगी। ये समतल दर्पण की एक लिमिट होती है। ठीक है, जब दर्पण को फाई कोण से घुमा दिया जाता है तो इसका अभिलंब भी फाई कोण से घूर्णित हो जाएगा और जो आयतन कोण है वो फाई से कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, परावर्तन कोण भी थीटा प्लस फाई हो जाएगा। इस प्रकार अंतिम परावर्तन कोण और प्रारंभिक परावर्तन कोण का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 2 फाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे समझते हैं, ऐसे देखो, पहले क्या था, एक समतल दर्पण था जिस पर थीटा कोण से कोई किरण आपतित हुई तो थीटा कोण से ही क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अब क्या किया हमने, इसको घुमा दिया दर्पण को। ठीक है, तो इसका अवलंब भी किससे घूम गया, अवलंब पहले ऐसा था तो पहले समतल दर्पण ऐसा था, अब फाई एंगल से घुमा दिया तो अवलंब भी घूम गया, है ना। तो हमारा जो एंगल है वो कितना हो गया, जो आपतित किरण आपतित हुई है वो हो गया थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। तो जो परावर्तित किरण होगी, परावर्तित किरण वो भी कैसी होगी, वो भी होगी थीटा प्लस फाई से। तो पहले कितना था, पहले था थीटा और अब कितना हो गया, थीटा प्लस फाई और थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो पहले था थीटा और थीटा 2 थीटा, ये थे दोनों आपतन और परावर्तन किरण के मध्य में, और अब कितना हो गया, 2 थीटा प्लस 2 फाई। ठीक है, तो 2 फाई ज़्यादा हो गया, 2 फाई ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 2 फाई परावर्तन कोण का हमारा अंतर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यदि किसी दर्पण को थीटा किरण कोण से घुमाया जाता है तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे याद करने के लिए कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। इतना आपको याद रखना है। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कुल आंतरिक परावर्तन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, क्या होती है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो, और ये कब होता है, मोस्टली जब सघन माध्यम से किरण कहाँ जा रही हो, विरल माध्यम में जा रही हो। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में, हीरे से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में, जल से कांच में। ठीक है, तो कांच यहाँ पर इन दोनों में सघन माध्यम है, जल और वायु के लिए कांच सघन माध्यम है, वायु से जल में, वायु के लिए जल सघन माध्यम है। तो तीनों ऑप्शन में BCD में जो किरण है वो विरल से सघन की तरफ जा रही है। केवल हीरे से कांच में, हीरा क्या है, सघन है, और कांच क्या है, हीरे के तुलना में विरल है। तो जब हीरे से कांच में जा रही है किरण तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.417, ठीक है, वो बहुत अधिक है, जबकि कांच का अपवर्तनांक हीरे से कम होता है, कांच का अपवर्तनांक हीरे से कम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा या फिर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होगा। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है, दोनों ही कथन सही है। और किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन का एग्जाम्पल है, अपवर्तन का एग्जाम्पल है। अपवर्तन क्या कहता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे सघन से विरल में चाहे विरल से सघन में, तो वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो उसके कारण जो हमें घटनाएं प्रतीत होती हैं, जैसे कि किसी सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपवर्तन के कारण होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पानी सघन माध्यम है, इसमें स्थित सिक्के को वायु विरल माध्यम से देखने पर यह अपनी वास्तविक स्थिति से कम दूरी पर दिखाई देगा, किंतु वायु विरल माध्यम है स्थित सिक्के को पानी में से देखने पर वह अपनी वास्तविक से अधिक दूरी पर दिखाई देगा, क्योंकि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दिशा बदल लेती है, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं एक बार, एक तो है सघन माध्यम, ठीक है, एक है विरल माध्यम। सघन माध्यम में जब कोई किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो दूर चली जाती है, ठीक है, अपनी जो दिशा होती है उससे दूर चली जाती है, ठीक है। और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अवलंब की ओर मुड़ जाती है, ये आपको याद रखना है बस। अगला देखते हैं। यातायात संकेतक पर जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं, ठीक है, उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण क्या है, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि कथन कारण सही हो गया हमारा, ठीक है। क्या था कथन, क्या था, यातायात संकेतक पर जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। मणिकाओं को आप हीरे जैसा समझ सकते हो, मणिकाओं को आप हीरे जैसा समझ सकते हो। और जो चमक रही हैं, तो मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ में ज़्यादा चमक किस वजह से होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। जैसे कि हीरा है, हीरे में जब कोई प्रकाश किरण घुसती है तो वो क्या होता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो इस कारण हीरा तेजी से चमकता है। इस प्रकार ही मणिकाएं भी तेजी से चमकने लगती हैं, इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, किस कारण से पड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन है, परावर्तन एवं विपर्तन की घटना के कारण, परावर्तन एवं पारगमन की घटना के कारण, विवर्तन पर पारगमन की घटना के कारण, अपवर्तन विवर्तन और पारगमन की घटना के कारण। तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है और पारगमन भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो ऑप्टिकल डिस्क होने के कारण पारगमन युक्त होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल होने के कारण पारगमन युक्त भी होती है। पारगमन का मतलब है ट्रांसमिशन। चूँकि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, किंतु सीढ़ी से पार करने पर अपवर्तन के कारण प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है और फैल जाता है, जिसके कारण हमें 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, 7 रंग दिखाई पड़ते हैं और इंद्रधनुष की सी आकृति उपस्थित हो जाती है। तो जब हम कॉम्पैक्ट डिस्क को, सीडी को प्रकाश में देखते हैं तो उस घटना में अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है और पारगमन भी होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कथन और कारण। पहला है कथन, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल का सतह पर झुकी हुई प्रतीत होगी। तो बिल्कुल सही है। किसका उदाहरण है ये, अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है जल में,
ऊपर से देखने पर। तो उसी तरीका का कुछ एग्जाम्पल है ये कि एक छड़ी डूबी हुई है तिरछी स्थिति में, तो वो हमको क्या होगा, झुकी हुई प्रतीत होगी। ठीक है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी की छोटी और झुकी हुई होने का आवाज देता है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। प्रकीर्णन ना होके अपवर्तन हो रहा है, इसलिए कारण इसका गलत हो जाएगा, कथन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम कौन सा है, वायु में प्रवेश करता है तो अवलंब से दूर हट जाता है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल की सहायता से कि जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अवलंब से कुछ दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जब हम छड़ी को पानी में डुबोएंगे, ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होगी और छोटी प्रतीत होगी। ये अपवर्तन का एग्जाम्पल है, ना कि प्रकीर्णन का। ठीक है। तो अगर आपको प्रकाश से संबंधित ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।